स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की कंप्यूटर क्लास पे बात कर रहे थे। कंप्यूटर पे हमने बात किया था कल 10 क्वेश्चन हमने कराया था। 10 से सारे ऑप्शन डिस्कस करके अगर बात करें तो लगभग हमने 40 से लेके 50 क्वेश्चन आपको करा दिए थे। तो ये एमसीक्यू सीरीज चल रही है, एमसीक्यू सीरीज, और आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और लाए हैं उसके बाद। तो ये लगभग आपके आज 10 से 12 से 15 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन और हैं। इन 10 जो कल के थे और ये 15 जो आज के हैं, लगभग 25 क्वेश्चन जो मैंने 2 क्लासों में कराए हैं। इन दोनों क्लासों को मिलाकर अगर देखा जाए तो आपको जो आपके ऑप्शनल नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू के, तो वो इससे उम्मीद है कि इससे बाहर वो क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यानी 5 नंबर का क्वेश्चन आपको इन्हीं 2 क्लासों से मिल जाएगा। बाकी ये आपके पास जो भी मटेरियल होगा उसको एक बार देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले, या फिर जो भी बचेगा कि मुझे लगेगा कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, तो उसको मैं एग्ज़ाम से पहले एक बार एक लंबी क्लास लेके मैं उसको डिस्कस करवा दूंगा। अभी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चल रही है। एग्ज़ाम से पहले प्रत्येक सब्जेक्ट का एक लंबी क्लास होगी और उस लंबी क्लास में आपको क्या होगा, पूरा सिलेबस डिस्कस कराया जाएगा और इम्पॉर्टेंट जो भी फैक्ट होंगे वो आपको क्लियर कराए जाएंगे। तो ये मान के चलिए कि इन दोनों क्लासों से आपको 5 नंबर तो मिल ही जाएगा, और बाकी के बचे जो हैं आपके 6 नंबर वन लाइनर के, उनसे भी आपको इन दोनों क्लासों से क्वेश्चन मिल जाएगा। कुछ बचेगा उसका पार्ट, मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो 100% आपका वन लाइनर भी आ जाएगा, नहीं, लेकिन ये है कि 30 से 40% आपको क्या है यहाँ से भी मिल जाएगा उसमें वन लाइनर में। फिर वन लाइनर के लिए हम लोग अगली क्लासों में बात करेंगे। तो टारगेट हमारा क्या है, हमने पहले ही बताया कि लगभग हमने कहा कि 100 क्वेश्चन है, 100 एमसीक्यू, और उसमें मेरा टारगेट क्या है कि आपका 25 का 25 मार्क्स आपको टारगेट कराया जाए, जिससे ये मान के चलिए कि आपको टारगेट हो जाएगा। उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, रेगुलर आप क्लास करते रहिए। जो लोग प्रीवियस की क्लास नहीं किए हैं उनको आप कर लीजिएगा, जो प्रीवियस की क्लासों को छोड़ रहे हैं वो क्लियर करते रहेंगे। इसमें आपको ये नहीं है कि आपको एक किताबी भाषा नहीं रटाई जा रही, आपको इसमें क्या है ना, बेसिक और बेसिक के साथ साथ हायर लेवल में जो कि आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ामों में क्वेश्चन, वहाँ तक की भी आपको इसमें क्लियर कराया जाता है। अभी आपको क्लियर होगा कि पता ही होगा, अभी आप थर्ड सेमेस्टर की परीक्षा देने के बाद अभी यूपी टेट आने वाला है, यूपी टेट आने वाला है। तो मैंने पहले ही कहा है कि अगर आप यूपी टेट देने जा रहे हैं तो यूपी टेट देने जा रहे हैं तो अगर आप डीएलएड का सिलेबस अच्छे तरह से पढ़ रखे हैं, डीएलएड का सिलेबस अच्छी तरह से पढ़ रखे हैं, तो डीएलएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जब यूपी टेट में बैठेंगे तो देखेंगे कि बहुत कुछ हूबहू आपको यूपी टेट के एग्ज़ाम में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ आप अगर लापरवाही करेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और इसके लिए यूपी टेट के बारे में हम अलग से एक बार डिस्कशन करेंगे कि कैसे क्या किया जाए और कैसे क्या होगा। तो ये हमारा क्या था, हमने बात किया कि 100 एमसीक्यू होंगे, एमसीक्यू, और टारगेट हमारा क्या होगा, हमारा 25 मार्क्स का। तो ये हमारा टारगेट चल ही रहा है, और लगभग मैंने जो बताया कि इन 2 क्लासों में मैंने अगर बात किया जाए तो लगभग ये 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। बाकी अब आगे की जो चीज़ें होंगी उन पे बात करेंगे। तो ये बाकी जो लोग नहीं अभी तक चैनल को ज्वाइन किए हैं वो ज्वाइन कर लेंगे। आपको रेगुलरिटी के तौर पे आपको डीएलएड को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराते हुए आपको पढ़ाया जा रहा है, और ये चीज़ें आपको डीएलएड में ही नहीं कि आज
आप पढ़ लीजिए और कल डीएलएड का एग्ज़ाम देने के बाद आप टाटा फिस मतलब इस सिलेबस का कोई मतलब नहीं, फिर आगे कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए फिर अलग से पढ़िए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये पढ़ते हैं तो आप आने वाले जो भी आपके बेसिक शिक्षा के एग्ज़ाम हैं उसमें अगर देखेंगे और सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में वहाँ, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। क्योंकि ये नहीं है कि आपको एक जगह से चीज़ें यहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, बहुत सारे कंटेंट से सर्च करके चीज़ों को यहाँ कलेक्ट किया जाता है, तब जाके आपको एक क्लास प्रोवाइड की जाती है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे से आपको इसको समझना है। इसका जो टोटल पीडीएफ है वो पीडीएफ जो कल की क्लास का और आज की क्लास का है, दोनों क्लास का एक साथ में आपको दे दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे हमने बताया था यूपी DEL यानी DLED, यूपी DLED बाई सहदेव सर, इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पे आपको पूरा और पूरा ये आपको पीडीएफ मिल जाएगा एज इट इज, जो जैसा लिखा है इस पे वैसे आपको लिखा हुआ ऐसे ही भेज दिया जाएगा। इसको अगर आप नोट्स नहीं बनाते हैं या कुछ नहीं करते हैं तो इसको अपने फ़ोन में रखिएगा और क्या करिएगा, एग्ज़ाम से पहले एक बार इसका रिवाइज कर लीजिएगा। प्रयास हमारा यही है कि आपका 25 मार्क्स में मैक्सिमम नंबर यहीं से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाए। बाकी जो भी आपके पास कंटेंट होंगे उनको भी आप लोग देखते रहिएगा, और बाकी कैसा परफॉर्मेंस इस क्लास का है वो तो आप जब एग्ज़ाम में बैठेंगे, एग्ज़ाम में जब यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा तभी आप लोग इसका फीडबैक जानेंगे कि हाँ बहुत सारी चीज़ें यहाँ से आपको मिलेंगी एग्ज़ाम में, नो डाउट। तो हम लोग इस पे डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग अगर बात करें तो हम लोग अपने क्वेश्चन पे चलें। तो हमारा क्वेश्चन 11 नंबर का जो क्वेश्चन होगा, ये टोटल ये जो लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, उसी ग्रुप पे मिल जाएगा। तो 11 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या है। ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं क्या होती हैं। तो देख लेते हैं हम लोग। ये कह रहा है क्या, इंटरनेट की प्रमुख सेवाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट रिले चैट, ऑप्शन नंबर बी ईमेल, ऑप्शन नंबर सी टेलनेट, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इनमें से क्या होगा, इंटरनेट रिले चैट ये भी एक इंटरनेट की सेवा होती है, ये भी क्या होती है, एक इंटरनेट की सेवा होती है। ईमेल तो आप लोगों को पता ही है, और टेलनेट ये भी एक क्या होता है, एक प्रकार का इंटरनेट का सेवा है। तो हम अगर बात करें आंसर हमारा क्या होगा, तो आंसर हमारा होगा डी, यानी उपरोक्त सभी हमारी क्या है, इंटरनेट सेवाएं हैं। अब इनसे रिलेटेड अगर हम बात कर लें तो ईमेल को आप लोग जानते हैं इम्पॉर्टेंट है, कल भी मैंने बताया था। ईमेल का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल का फुल फॉर्म हमने बताया था इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ईमेल के अगर बात करें जन्मदाता कौन है, ईमेल के जनक, तो ईमेल के जनक की बात करें तो टॉम लिंसन है, टॉम लिंसन है। अगर ईमेल की बात करें और इसमें तो फ्री ईमेल के जनक कौन, तो फ्री ईमेल के जनक कौन है, तो फ्री ईमेल के जनक हैं सवीर भाटिया। सवीर भाटिया इसके क्या हैं, फ्री ईमेल के जनक है। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने डिस्कस कर दिया। ये 4 से 5 क्वेश्चन आपको यहाँ से क्लियर हो गए होंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो ये हमारा क्या है, एक क्वेश्चन नंबर 12 है।
ये कह रहा है कि विकिपीडिया क्या है। विकिपीडिया आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि जैसे हम क्या करते हैं, सर्च इंजन पे जाते हैं। सर्च इंजन का मतलब वेब ब्राउज़र। कोई भी वेब ब्राउज़र पे जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, और जैसे ही सर्च करते हैं तो हमें वो कंटेंट जो दिखता है, तो उसमें देखा होगा एक जगह लिखा होता है क्या, विकिपीडिया। विकिपीडिया में वो सारी चीज़ें आपको डिस्कस करता है कि नहीं इसका आंसर ये होगा, तो वही ये विकिपीडिया है। ठीक है, वही क्या है, एक विकिपीडिया है। तो यहाँ पर अगर हम बात कर लें विकिपीडिया क्या है, तो ये कह रहा है ऑप्शन नंबर ए, एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है, एक हार्डवेयर है। हार्डवेयर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये कहीं नहीं होता है, क्योंकि अभी मैंने बताया ना कि जब हम किसी को क्या करते हैं, किसी चीज़ को सर्च करते हैं हम किसी सर्च इंजन पे, तब वो हमें दिखाता है, और उसमें लिखा होता है एक ऊपर हेडिंग के तौर पर, उसके नीचे सारी चीज़ें उसमें लिखी होती हैं जिसका आंसर आप पूछते हैं। तो ये हो नहीं सकता, और जब ये हार्डवेयर हो नहीं सकता तो उपरोक्त दोनों भी नहीं होगा। और डी नंबर तो अब इसमें डी नंबर और ए नंबर में डिस्कस करते हैं, तो ये क्या है, ए नंबर आपका आंसर हो जाएगा। एक ज्ञानवर्धक वेबसाइट है जो कि क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को हमें प्रोवाइड करती है। ये क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करती है। इसमें देखा होगा ये बहुभाषी होती है। विकिपीडिया क्या है, ये बहुभाषी है। बहुभाषी, मुफ्त में क्या देती है, ज्ञान देती है। ज्ञान का कोश है। यानी अगर हम, ये हमारा ऑप्शनल क्वेश्चन बन गया। अगर हम वन लाइनर में, अगर अति में अगर क्वेश्चन पूछा जाए, ये अति लघु में, अति लघु में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप दो चीज़ें इसको क्या करिए, क्लियर कर लीजिए। ये क्या है, मुफ्त में, मुफ्त बहुभाषी ज्ञान कोश है। क्या है, मुक्त बहुभाषी ज्ञान कोश है। ये क्या है, विकिपीडिया। ठीक है, अगर वन लाइनर में भी पूछा जाता है तो अगर यही लिख देते हैं कि विकिपीडिया एक मुफ्त बहुभाषी ज्ञान कोश है, ठीक है, तो ये आपको एक नंबर यहाँ से मिल जाएगा। तो ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन था। ये आपके एग्जाम में पूछ, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करें तो इनसेट के बारे में पूछ रहा है। कह रहा है इनसेट 2D का प्रक्षेपण किया गया। इनसेट क्या है, एक सैटेलाइट है। ये याद रखिएगा, ये क्या है, एक सैटेलाइट है। क्या है, सैटेलाइट है। ये क्या है, एक सैटेलाइट है। इसका प्रक्षेपण कब किया गया ये पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम इसके बारे में बात कर लें। तो इनसेट का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर इनसेट का फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है। इंडियन नेशनल सैटेलाइट इसका फुल फॉर्म होता है। इसका भारत में प्रयोग, भारत में इसका प्रयोग 1983 से शुरू होता है। भारत में इसका प्रयोग, भारत में इसका प्रयोग 1983 में शुरू होता है। इसका कह रहा है कि प्रक्षेपण कब हुआ। तो प्रक्षेपण की अगर बात करें तो आंसर हमारा ए होगा। 4 जून 1997 में इसका प्रक्षेपण हुआ था। इससे रिलेटेड अगर हम कुछ बात कर लें, हम अगर बात करें किसकी, जितने भी इनसेट हैं, तो इनसेट जितने हैं उनके बारे में बात कर लें, किसका कब प्रक्षेपण हुआ है।
तो अगर हम बात करें इनसेट 1A की, तो ये इसका प्रक्षेपण हुआ 10 अप्रैल 1982 में। अगर हम बात करें इनसेट 1B की, तो ये 30 अगस्त 83 में हुआ है, 30 अगस्त 1983 में हुआ। फिर हम बात कर लें इनसेट 2C की, तो इसका प्रक्षेपण हुआ 7 दिसंबर 1995 में, 1995 में। और अगर हम बात कर लें इसके आगे, तो 2A की बात करें अगर इनसेट 2A की, तो ये हो जाएगा हमारा 10 जुलाई 1992 को। अगर 2B की बात कर लें, तो 2B का प्रक्षेपण हुआ 23 जुलाई 1993 में। अगर हम बात कर लें 2E की, 2C हो गया, ABC हो गया, D को मैंने बता ही दिया है आपको। तो हम बात कर लें 2E की, तो 2E अगर बात करें तो ये भी अप्रैल में इसका प्रक्षेपण हुआ है 1999 में। अगर हम बात करें इनसेट 3A की, तो इसका प्रक्षेपण फरवरी में हुआ है, फेब 2000 में। अगर हम बात कर लें लगभग यहीं से अगर बात करें, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो इतने में से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, वो मिल जाएगा। इतनी चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा, जो कि यहाँ से अगर एक क्वेश्चन बनता है तो आपको इतने में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा। तो हम चलते हैं किस पे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था 13। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 पे, तो क्वेश्चन नंबर 14 की हम अगर बात करें, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है 14। ये भी क्या पूछ रहा है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर बात करें, तो कह रहा है कब मनाया जाता है, क्या 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 सितंबर को मनाया जाता है, 22 सितंबर को मनाया जाता है, या 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो ये चीज़ें आपसे पूछ रहा है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस की अगर बात करें, तो ये हमारा क्या होता है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के बारे में अगर और हम कुछ बात कर लें, तो कंप्यूटर के जनक के बारे में अगर पूछ लिया जाता है, कंप्यूटर के जनक कौन है, तो ये लगभग सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर यानी हम कह सकते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर होता है, वो कैसे जुड़ा होता है। पर्सनल कंप्यूटर एक दूसरे से किससे, सर्वर द्वारा जुड़े होते हैं, सर्वर द्वारा जुड़े होते हैं। ये क्लियर करते रहिएगा, 1 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन इससे हो गए। चार्ल्स बेबेज ने क्या किया था, कंप्यूटर की खोज की थी, या कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है या जनक कहा जाता है। ठीक है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और पर्सनल कंप्यूटर एक दूसरे से किससे जुड़े होते हैं, तो वो सर्वर से जुड़े होते हैं। अब हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की 15 नंबर का जो क्वेश्चन है
कह रहा है स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है। डिवाइस दो प्रकार की इनपुट और आउटपुट होती हैं। इनपुट और आउटपुट होती हैं। इनपुट का मतलब क्या होता है, जिनको हम क्या करें, जिनके द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड दे सकें, वो हमारा क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है। कंप्यूटर क्या करे, कंप्यूटर हमें रिजल्ट दे सके, तो यानी जो कंप्यूटर रिजल्ट देता है जिनके थ्रू, वो हमारा क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, तो हम अगर बात कर लें किसकी, तो ये इनपुट और आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर आप वन लाइनर में आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ ले, अंतर पूछ ले, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इनपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस क्या होती है। इनपुट डिवाइस क्या होती है, जिससे हम क्या करते हैं, कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, वो इनपुट डिवाइस होती है। जैसे हम अगर बात करें इनपुट डिवाइस क्या होती है, स्कैनर क्या होती है, एक इनपुट होता है, क्योंकि स्कैनर से हम किसी भी चीज़ को स्कैन करके कंप्यूटर में ले जाते हैं। कीबोर्ड क्या होता है, ये भी एक इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि कीबोर्ड द्वारा हम कंप्यूटर को कमांड देते हैं। माउस क्या होता है, माउस भी एक क्या होता है, इनपुट डिवाइस होता है, क्योंकि इसके द्वारा ही भी हम कंप्यूटर को क्या करते हैं, निर्देशित करते हैं, कमांड देते हैं। अब हम अगर बात कर लें आउटपुट डिवाइस की, तो मैंने बताया कि कंप्यूटर मुझे कैसे रिजल्ट देता है, उसको क्या कहते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो जैसे प्रिंटर हो गया, प्रिंटर से हमें कुछ न कुछ क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है, क्योंकि अगर कुछ हम कंप्यूटर द्वारा कमांड देते हैं तो प्रिंट होके वो क्या करता है, हार्ड कॉपी के तौर पे मुझे मिल जाता है। तो ये क्या हो गया, आउटपुट डिवाइस हो गया। अगर हम बात करें मॉनिटर की, तो ये मॉनिटर भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। और ये हम बात कर लें किसकी, स्पीकर की, तो ये स्पीकर भी हमें क्या मिल रहा है, स्पीकर भी हमारा आउटपुट डिवाइस है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है स्पीकर किस प्रकार की डिवाइस है। तो स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस। यहाँ तक कि क्लियर हो गया। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर में कह रहा है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब से हुई। तो भारत में टेलीविज़न की शुरुआत के बारे में पूछ रहा है। तो इसके बारे में हम अगर बात कर लें तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है 16 सितंबर 1980 को, 15 अगस्त 1962 को, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। ये हमारे ऑप्शन है। तो हम अगर बात कर लें किसकी, टेलीविज़न को, तो टेलीविज़न के बारे में बात करें तो इसकी शुरुआत 15 अगस्त को 1962 से हुई। ठीक है। अगर इसकी खोज की बारे में बात करें, आविष्कार किसने किया, तो वेयर्ड ने किया। ठीक है। अगर हम इसकी बात करें और क्या इससे क्वेश्चन बन सकता है, रंगीन टीवी का प्रसारण कब से शुरू हुआ, ये भी पूछ सकता है आपका। रंगीन टीवी का प्रसारण कब से हुआ, तो रंगीन टीवी का प्रसारण भी 15 अगस्त 1982 से होता है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो आपके टेलीविज़न से क्वेश्चन बन सकते हैं, ये आपको क्लियर हो गए। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। टीवी होता है यानी टेलीविज़न होता है इसका फुल फॉर्म, ना कि ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस टीबी होता है, इसको क्या कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। और टीबी को टेराबाइट भी कहते हैं कंप्यूटर में, ये भी याद रखिएगा, नहीं तो आप लोग क्या करें, कहीं का कुछ लगा के चले आएँ और एक नंबर आपका कट जाए। ठीक है। और टेराबाइट जो कि कल मैंने आपको क्लास में बताया था। तो ये आपके 16 नंबर क्वेश्चन तक हो गए। यहाँ तक कि जो भी क्वेश्चन है आपके लिए हर एक क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हम अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ये हमसे कह रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट का फाइल एक्सटेंशन नेम क्या होता है। फाइल एक्सटेंशन नेम का मतलब क्या होता है, आपको पता है।
जो हमारे पास डोमेन नेम कह सकते हैं, जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग जीमेल में लगाते हैं, जीमेल में क्या लगाते हैं gmail.com, तो वैसे ही इसमें डॉक्यूमेंट में, वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा डॉट लगता है, डॉट के बाद एक्सटेंशन नेम लगता है, वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है .doc, .txt, या फिर ऑप्शन नंबर सी वर्ड, या इनमें से कोई नहीं, ये आपसे पूछ रहा है। तो डॉक्यूमेंट है, तो आप लोग ऐसे अगर ना भी याद हो तब भी आप लोग गेस करेंगे तो आप लोग कर ले जाएंगे कि डॉक्यूमेंट है तो DOC ही लगेगा। तो ये हमारा .doc क्या होगा, फाइल का एक्सटेंशन नेम होगा। ठीक है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, TXT जो है ये टेक्स्ट फाइल के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए? ये टेक्स्ट फाइल के लिए यूज किया जाता है, फाइल के लिए प्रयोग किया जाता है। ये क्या किया जाता है, टेक्स्ट फाइल के लिए प्रयोग किया जाता है। यहीं पर हम अगर और बात कर लें तो अगर बात करें .xts की अगर बात कर लें तो ये एक्सेल के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? ये एक्सेल के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर बात कर लें .ppt की अगर बात कर लें तो ये हमें किसके लिए प्राप्त होता है, ये पावर पॉइंट के लिए क्या होता है, ये पावर पॉइंट के लिए प्रयोग किया जाता है। बहरहाल अब इसकी जगह पर क्या, इसकी जगह पर PPTX भी प्रयोग किया जाता है। तो अगर पावर पॉइंट के लिए एक्सटेंशन नेम पूछे और .ppt ना मिले तो .pptx भी लगा सकते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें .edu, अगर इसके बारे में बात करें तो ये शैक्षणिक, ये क्या होता है, शैक्षणिक संस्थाओं के लिए प्रयोग होता है, शैक्षणिक संस्थानों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये आपके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो बन सकते थे यहाँ से, ये आपके लिए हो गए। तो ये आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको डिस्कस करा दिया। अब हम इसके आगे चलें अगर, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर अगर 18 पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है कि बैंकों के ATM, जो बैंकों के ATM होते हैं वो किस नेटवर्क पर काम करते हैं, किस नेटवर्क के उदाहरण हैं, ये हमसे पूछ रहा है। तो अगर हम बात कर लें किसकी, क्वेश्चन नंबर 18 की, तो ये हमारे पास कह रहा है कि बैंकों के ATM किस नेटवर्क के उदाहरण हैं। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए LAN, ऑप्शन नंबर बी WAN, ऑप्शन नंबर सी MAN और ऑप्शन नंबर डी ये सभी। तो ये कह रहा है कि किस नेटवर्क पे काम करते हैं। आपको पता है ये सारे हमारे क्या हैं, कंप्यूटर के नेटवर्क ही हैं। तो अगर हम इसकी बात करें तो हमने बताया था LAN का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताया था मैंने, लोकल एरिया नेटवर्क। इसका फुल फॉर्म मैंने बताया था लोकल एरिया नेटवर्क। इसका मैंने बताया था आपको वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, ये क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क होता है। तो यही क्या है, हमारा आंसर है। आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर बी हमारा यही आंसर है। बाकी MAN का भी मैंने बता दिया था, मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, मैंने प्रीवियस क्लास में ये भी मैंने बता दिया था, इसका भी फुल फॉर्म। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, WAN
ये हमारा आंसर होगा। अगर हम बात कर लें किसकी, एटीएम से एक क्वेश्चन और आपसे पूछता है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछ लेता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म की अगर बात करें तो ये कहता है एटीएम का फुल फॉर्म क्या, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो होता है ये आपका क्या है, फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये आपका फुल फॉर्म है। ये बहुत बार पूछा गया है, बहुत एग्जामों में पूछ लेता है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम क्या कैसे काम करता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क पे काम करता है। ये हमारा क्या था, एक क्वेश्चन था जो कि अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जाता है। तो ये हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करें, क्वेश्चन नंबर 19 पे, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। ये कह रहा है कि वेब पेज की भाषा क्या होती है। वेब पेज का मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है, वेब ब्राउज़र। ठीक है, वेब ब्राउज़र होता है। तो कह रहा है कि ऑप्शन नंबर ए पास्कल होती है, ऑप्शन नंबर बी HTML होता है, ऑप्शन नंबर सी ओ लेवल होता है, या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होता है। तो अगर हम बात करें किसकी, पास्कल, तो हमने बताया था ये क्या होता है, दाब का मात्रक होता है। ये क्या होता है, दाब का मात्रक होता है। ये विज्ञान की बात हो गई। यहाँ पर बात करें ओ लेवल, तो ओ लेवल होगा नहीं। फिर बचा क्या हमारे पास, HTML, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया था क्या होता है, इसका फुल फॉर्म बताया था हाइपर टेक्स्ट मार्कअप, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज आपको मैंने बताया था। ये आपका फुल फॉर्म होता है और यही आपका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। अगर हम कुछ वेब ब्राउज़र की बात कर लें, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है, क्वेश्चन बनाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो 2-3 अगर देख लें हम, तो वेब ब्राउज़र की अगर बात करें तो वेब ब्राउज़र, जैसे हम बात करें, अगर आप लोग जानते हैं गूगल क्रोम की अगर बात करें, तो गूगल क्रोम हमारा क्या है, एक प्रकार का ब्राउज़र है। अगर हम बात करें ओपेरा की, तो ओपेरा भी हमारा क्या है, एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है। अगर हम बात कर लें मोजिला का, एक और देख लेते हैं, और बात करें मोजिला, बात कर लें मोजिला फायरफॉक्स की, तो ये भी क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। तो ये 3 याद रखिएगा। अगर ये 3 याद हैं तो कहीं ना कहीं आपको टकरा ही जाएगा क्वेश्चन। तो ये हमारे वेब ब्राउज़र हैं। वेब पेज की भाषा क्या होती है, तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है, यानी HTML होती है। पास्कल मैंने बताया था, साइंस की क्लास में बताया था कि ये दाब का मात्रक होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 पे, तो यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट बनता है। तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसको देख लेते हैं। ये कह रहा है कि शिक्षण अधिगम में कंप्यूटर की भूमिका क्या है। तो कंप्यूटर की भूमिका के बारे में बात करना है। तो ये कह रहा हूँ ऑप्शन नंबर ए, शिक्षक के रूप में इसकी भूमिका होती है, किसकी, कंप्यूटर की, या सूचना संग्रहण में, या परीक्षक के रूप में, या उपरोक्त में से सभी ये पूछ रहा है कि शिक्षक कंप्यूटर क्या है, शिक्षण अधिगम में क्या वो शिक्षक के रूप में कार्य करता है।
क्या वो सूचनाओं के संग्रहण के रूप में कार्य करता है, क्या वो परीक्षक के रूप में काम करता है। तो ये तीनों के रूप में ये काम करता है, शिक्षक के रूप में भी, सूचना संग्रहण के रूप में भी, परीक्षक के रूप में भी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा कि ये सभी के लिए काम करता है। और क्या है, ये प्रस्तुतिकरण, ठीक है, प्रस्तुतिकरण में भी भूमिका निभाता है अपना, प्रस्तुतिकरण में भी। तो ये आपका एक क्वेश्चन है। यही 4 से 5 चीज़ों में से, यानी शिक्षक के रूप में, सूचना संग्रहण में, परीक्षक के रूप में या प्रस्तुतिकरण में, वन लाइनर में भी पूछा जा सकता है और ऑप्शनल में भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, इसको देख लीजिएगा एक बार। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 21 की। तो ये हमारा इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने करा दिया है प्रीवियस में, मतलब प्रीवियस का मतलब कल की कक्षा में। तो यहाँ जो छूटी हुई चीज़ें हैं उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। ये कह रहा है दूरदर्शन के प्रकार। तो दूरदर्शन के प्रकार पूछ रहा है कौन कौन से हैं। तो हम बात करें किसकी, ऑप्शन नंबर ए, शैक्षिक दूरदर्शन होता है, बिल्कुल होता है। शैक्षणिक दूरदर्शन होता है, बिल्कुल होता है। अनौपचारिक दूरदर्शन होता है, बिल्कुल होता है। मैंने कल बताया था औपचारिक और अनौपचारिक 2 तरह के होते हैं। तो ये क्या है, औपचारिक दूरदर्शन भी होता है। और ये ऑप्शन नंबर डी पूछ रहा है क्या सभी हैं। तो हाँ, ये सभी हमारे क्या हैं, दूरदर्शन के प्रकार हैं। तो आंसर नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम बात कर लें दूरदर्शन से हमें लाभ क्या मिलता है, तो लाभ की अगर बात करें तो शिक्षा को सामाजिक समानता देता है। शिक्षा में सामाजिक समानता लाता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो हम कह सकते हैं कि आत्मनिर्भरता प्रदान करता है। छात्रों को आत्मनिर्भर बनाता है। आत्मनिर्भर बनाने का काम करता है। अगला लाभ अगर देखें तो क्या हो सकता है, प्रभावशाली, कह सकते हैं प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग प्रभावशाली शिक्षकों का उपयोग, ये 2-3 हमारे क्या हैं, दूरदर्शन से लाभ होते हैं। इसे क्या कहते हैं, तो हम बात कर लें किसकी, अगर हम बात कर लें किसकी, ये हमारे किसके, शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ थे। ये हमारे क्या थे, शैक्षिक दूरदर्शन के लाभ थे। अगर हम बात कर लें शैक्षिक दूरदर्शन को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, तो शॉर्ट फॉर्म में इसे ईटीवी कहते हैं। ईटीवी कहते हैं, ये याद रखिएगा। ईटीवी का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो ईटीवी का अगर फुल फॉर्म पूछे तो हम क्या कह सकते हैं, एजुकेशनल टेलीविज़न, एजुकेशनल टेलीविज़न हमारा क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात कर ले किसकी, शैक्षिक दूरदर्शन का कौन सा चैनल है, तो शैक्षिक दूरदर्शन के चैनल की अगर बात करें तो ये एक ज्ञान दर्शन नाम से एक चैनल है दूरदर्शन का, जो कि शैक्षिक दूरदर्शन है। ये शैक्षिक कार्यक्रमों को यानी दिखाता है। तो ये हमारे क्या हो गए, दूरदर्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन सकता है उस पे मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब हम अगर आगे चलें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, तो क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है,
21 हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व होते हैं। संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व होते हैं, तो मूल तत्व क्या होते हैं? हमने कल बताया था कि अगर कोई चीज़ संचार हो रहा है किसी का, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? पहली चीज़ तो माध्यम होना चाहिए, माध्यम के साथ प्रेषक होना चाहिए, प्रेषक के साथ साथ रिसीवर भी होना चाहिए। तो एक दो क्वेश्चन यहाँ और छूटा है, तो उस पर हम अगर बात कर ले तो संचार की बात करें तो हमने कहा था कि संचार क्या होता है? किसी चीज़ का स्थानांतरण करना एक जगह से, अगर हम बात करें दूसरी जगह पर, ये यहाँ से यहाँ चला जाए तो क्या है? सूचना को यहाँ से यहाँ अगर भेजा गया तो यही क्या है? संचार कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि संचार क्या है? सूचना को स्थानांतरित करना। सूचना को स्थानांतरित करना, यही क्या होता है? संचार कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है? संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए सूचना। ऑप्शन नंबर 2 कह रहा है स्रोत। ऑप्शन नंबर 3 प्रसारण या प्राप्ति। तो मैंने कल बताया था, अभी मैंने फिर क्लियर करा दिया कि संचार के लिए माध्यम होना चाहिए। तो माध्यम का मतलब क्या है? स्रोत। तो ये तो होता है। फिर हमने कहा क्या जाएगा? क्या पहली बात तो ये सूचना जाएगी, भाई संचार होगा तो किसी सूचना का ही संचार होगा। फिर मैंने बताया था कि क्या प्रेषक होना चाहिए, क्या और क्या होना चाहिए? प्राप्त करने वाला यानी रिसीवर होना चाहिए। तो ये भी क्या है? सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा जो मैंने बताया था ये वही सेम एज क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन था ये, इसलिए मैंने आपको डिस्कस करा दिया। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। कभी क्या अभी आपके एग्ज़ाम में एक चीज़ और पूछी जा सकती संभवतः। तो अब अगर हम बात कर लें कि सूचना प्रसार में क्या होता है, संचार में अगर बाधाएं आती हैं तो बाधाएं कितने प्रकार की आती हैं? तो बाधाओं में अगर हम बात कर लें तो बाधाएं कितने प्रकार से आ सकती हैं? पहली चीज़ भौतिक बाधाएं हो सकती हैं, भौतिक बाधाएं हो सकती हैं। नंबर 2 अगर बात करें तो व्यक्तिगत भी हो सकती हैं, व्यक्तिगत भी हो सकती हैं। और नंबर 3 अगर बात करें तो भाषा संबंधी भी हो सकती हैं। तो भाषा संबंधी भी हो सकती हैं। ये तीनों प्रकार की आपकी बाधाएं सूचना संचार में या सूचना प्रेषण में हो सकती हैं। तो ये क्लियर रखिएगा। भौतिक की अगर बात कर ले तो भौतिक में मतलब दूरी ज़्यादा होगी तो सूचना संचार में प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर अगर ख़राब उपकरण होगा तो सूचना संचार में प्रॉब्लम हो सकती है, या ख़राब नेटवर्किंग सुविधा होगी तब आपके क्या होगा कि भौतिक बाधाएं होंगी, ये हो सकती हैं। फिर अगर हम बात कर लें भाषा संबंधी में, तो अगर हम बात करें जटिल शब्दों का अगर आप प्रयोग करते हैं तो ये समस्या होगी, यानी जटिल शब्दों का प्रयोग। जटिल शब्दों का प्रयोग ये भाषा संबंधी बाधा में आता है। तो ये हमारे संचार के कुछ टॉपिक थे, यानी पॉइंट थे। संचार क्या होता है, संचार की मूल तत्व क्या होते हैं, तो ये, और संचार में आने वाली बाधाएं क्या होती हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस किया। अब अगर बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, तो ये क्वेश्चन और होगा आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा है आईसीटी। आईसीटी का मैंने फुल फॉर्म आपको बता रखा है। उसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन और बनता है फिर। तो 23 नंबर के क्वेश्चन पे हम अगर बात करें तो
23 नंबर का क्वेश्चन जो है हमारा ये कह रहा है कि आईसीटी का शैक्षिक महत्व क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए शिक्षक के लिए शिक्षण कार्य में, ऑप्शन नंबर बी अधिगम कार्य में, ऑप्शन नंबर सी दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर होगा आंसर नंबर सी, दोनों में ये क्या करता है, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ और बात कर लें तो ये किस में सहायक होता है और किस में सहायक होता है आईसीटी। तो हम बात करें प्रशिक्षण में, यानी शिक्षक के प्रशिक्षण में। और अगर बात कर लें हम परीक्षक के रूप में भी ये सहायक होता है, परीक्षक के रूप में भी ये सहायक होता है। तो ये हमारे क्या थे क्वेश्चन हमारे 23। तो अगर हम बात कर लें एमसीक्यू की, तो एमसीक्यू के जो हमारे 5 क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने नंबर का, 1 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन। तो हम बात करें 5 × 1 यानी 5 नंबर। तो ये 5 मार्क्स आपका यहाँ से लगभग मान के चलिए आपको मिल जाएगा। गारंटी तो नहीं ले सकता क्योंकि पेपर तो मैं नहीं बनाने जा रहा हूँ, लेकिन ये उम्मीद मान के चलिए कि इन्हीं इतने क्वेश्चनों में से आपको 5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो भी आपके पास, मैंने पहले भी बता दिया कि इसके अलावा जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि यहाँ से आपको 5 नंबर क्वेश्चन जो आने हैं वो मिल जाएंगे 2 क्लासों में। इसके अलावा जो आपको लगता है कि नहीं और इम्पॉर्टेंट है, आपके पास टेक्स्ट सीरीज होगी, जो भी आपके पास बुक सेट है उसमें आप चीज़ें देखिएगा और जो इम्पॉर्टेंट लगे उसको देख लीजिएगा आप लोग अपने तरफ से। और मुझे एग्ज़ाम के नियरेस्ट अगर कुछ है, मुझे और लगेगा कि एमसीक्यू में और भी कुछ करा दिए जाए क्वेश्चन जो 5 नंबर से बाहर जा रहा है, तो वो और करा देंगे। इसकी सीरीज जो है ये टॉप 100 की चलती रहेगी। टॉप 100 हमारे क्या है क्वेश्चन है, तो ये हमारे क्या हो गए, मान के चलते हैं हम 25 क्वेश्चन हो गए। 25 क्वेश्चन में हमारे 5 एमसीक्यू क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे अगली कंप्यूटर की क्लास में। तो अगली हमारी जो नेक्स्ट कंप्यूटर की क्लास होगी उसमें हम क्या बात करेंगे, अति की बात करेंगे, अति लघु की बात करेंगे। जो हमारे अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो कि 6 नंबर में पूछे जाते हैं और जो इम्पॉर्टेंट हैं वो उनको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ से अगर हम बात कर लें किसकी, तो यहाँ मैंने कहा कि 5 नंबर तो एमसीक्यू वाले आपके क्लियर हैं। 5 जो है एमसीक्यू आपको यहीं से लगभग मिल जाएंगे। हो सकता है कि कुछ 19-20 हो जाए, तो आप लोगों को जहाँ से लगता है कि नहीं जो बचा हुआ, अगर इसके अलावा कोई बचा हुआ है तो उसको आप देख लेंगे अपने टेक्स्ट सीरीज वगैरह से। बाकी जो कि आगे हमें लगेगा कि इम्पोर्टेंट है वो मैं डिस्कस करा दूँगा। अब हमने कहा कि इसके साथ साथ हम बात करें तो 2 से यानी 50% हम अगर बात करें तो मैंने अति लघु उत्तरीय भी इसमें डिस्कस कर लिया है, लेकिन 50% जो अति लघु उत्तरीय बचा है उसको मैं अब आगे की क्लास जो तीसरी हमारी होगी कंप्यूटर की उसमें हमारे अति लघु उत्तरीय होंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। अगली क्लास हमारी जो होगी वो अगले सब्जेक्ट पे होगी। अगली क्लास हमारी अगले सब्जेक्ट पे कौन सी होगी, अगली क्लास हमारी मैथ की होगी, 3rd सेमेस्टर मैथ की होगी। और ये लंबी क्लास होगी क्योंकि इसमें कई सारे टॉपिक ऐसे पड़े हुए हैं जिनको बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं। तो मैथ की क्लास अगली जो होगी वो बड़ी होगी और काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। तो ये क्लास का सारा पीडीएफ और पिछली क्लास का सारा पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाएगा, उसको वहाँ से ले लीजिएगा और कंटिन्यू इन चीज़ों को आप क्लियर करते चलिए क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत करीब है आपके। ठीक है, तो ये क्लास को यहीं ख़त्म किया जाता है।